Hello everyone. We will start our class. We are doing a constitutional bodies. अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 किया हुआ है और इसके अलावा हमने क्या क्या किया है अपना यूपीएससी चीफ इलेक्शन कमीशन और आपका यूपी आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस। ये सभी चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये इंस्टीट्यूशन। क्यों ज़रूरी है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो वे चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, मैं जो भी है डाउट्स वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अदर देन दैट आई हैव प्लान कि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आप अपना लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे। मैं तो जो डाउट्स हैं उसके लिए एक डाउट क्लेरिफिकेशन सेशन रखूँगा मैं, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। और उसके लिए मैं जो भी टाइम रहेगा वो बता दूंगा, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। अदर देन दिस कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिक, वो बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ कंप्लीट एक एक चीज़ नहीं बता सकता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करते हैं तब तक आपका एक माइंड लेवल नहीं पहुँचता है जहाँ पे आप क्लियर कर पाएँ। प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह पे आपका एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वो डेवलप करने के लिए आप खुद से पढ़ेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो बेसिक बता रहा हूँ, उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा, उसको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से कलेक्ट करना है, किस तरीके से समझना है उसको, वो बहुत ही जल्दी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको लक्ष्मीकांत का वर्ड टू वर्ड आपको मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट। जो हमारे लेक्चर हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट सप्लीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ये लेक्चर सुनने के बाद में। ये लेक्चर होने के बाद में भी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है। एक बार नहीं, मैं आपको बोलूँ 4 या 5 बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत आपको बेसिक है और वो आपको पढ़नी ही है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर एक चीज़ के बारे में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और आपको लक्ष्मीकांत समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, जब मैंने पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तो मुझे तो बहुत ही नहीं समझ में आया था, बार बार पढ़ा, देन आई रियलाइज़ कि हाँ, इसमें ये चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसीलिए ये लेक्चर्स हैं आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो सीएजी है, सीएजी को अपने आर्टिकल 148 के अंडर में दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स के बारे में दिया गया है, वो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, ये जो सीएजी होता है इट्स आल्सो हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जो अपने इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होता है उसका हेड भी होता है। और ये पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है। पब्लिक पर्स क्या होती है? पब्लिक पर्स जैसे नाम से पता चलता है, पब्लिक की पर्स कौन किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास में रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास में जो पब्लिक पर्स रहती है, कौन कौन सी पर्स रहती है? पब्लिक पर्स फंड कौन कौन से होते हैं? दैट्स अ पब्लिक पर्स। ठीक है, कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीनों जो अकाउंट होते हैं दैट्स अ पब्लिक पर्स। तो इसका गार्जियन होता है, मतलब क्या मतलब होता है इसको जब हम लोग फंक्शंस में समझेंगे वहां पे हमको पता चलेगा कि किस तरीके से वो गार्ड करता है पब्लिक पर्स को। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने हाथ से खुद साइन करेगा और खुद सील मुहर लगाएगा। और ये 6 साल के लिए होते हैं या 65 ईयर्स के लिए, विच एवर अर्लियर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कितने टाइम के लिए? 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले होएगा। ठीक है, और रिमूवल कैसे होता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है। किस तरीके से होता है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? ऑलरेडी हमने बता रखा है कि लोकसभा राज्यसभा में उसका बिल पास होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन ओनली उसको रिमूव किया जा सकता है। उसका टोटल प्रोसीजर जो होता है वो ऑलरेडी जब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के डिटेल में बताऊंगा, देन आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है। और सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा सीएजी को निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं रहेगा, उसको उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो जो सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है उसके टेन्योर को। ठीक है,
दूसरा है कि दिस इंडिपेंडेंस के लिए सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, मतलब कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में उस एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। ना ही वो रीअपॉइंट होगा, ना ही सीएजी रीअपॉइंट होगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी जो सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट होगी, ठीक है। कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सैलरी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने सैलरी और अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल नहीं दिया था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अगर सैलरी जो डिसीजन है वो डिसीजन कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगा। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सीएजी एक्ट। उस एक्ट के थ्रू उन्होंने बोला कि इसकी सैलरी जो होगी वो इक्वलेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होगी, ठीक है। जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी मिलती है उतनी ही सीएजी को मिलेगी। ये पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी सर्विस कंडीशंस है दैट कैन नॉट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसको प्रेशराइज करने के लिए उसकी सर्विस कंडीशन चेंज की जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस के लिए जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है इसको करने के लिए, सीएजी का जो प्रोसेस है, जो उसके लोग काम करते हैं, जो वहाँ पे बिल्डिंग विल्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उससे रिलेटेड है, वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। चार्ज का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर, एक वोटेड एक्सपेंडिचर। वोटेड एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में और वोटिंग होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें डिस्कशन तो हो सकता है बट उसमें वोटिंग नहीं होती, मतलब उसको चेंज नहीं किया जाता है, उसको वो फिक्स टाइप का एक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो वो चार्ज होता है, ये एक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत, ऑटोनॉमी के लिए, सीएजी की ऑटोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितना टाइम के लिए करता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। और कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है बट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल होता है बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। नो अदर प्रोसीजर, ठीक है। ओके, आर्टिकल 148 ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। और ये जो हमने 6 ईयर 65 ईयर्स किसके लिए था? यहाँ पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को करना है, जब इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि सारे को कंपैरिजन में करके रखो। मैंने आपको ऑलरेडी बोला एक चार्ट बनाने के लिए कि सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्योर कितना है, रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, इसका तो एक चार्ट बना के रखिए अपने पास में, ताकि रिवीजन बहुत ही क्विक हो जाए और ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे 6 ईयर्स 65 ईयर्स करते ही मुझे चीफ इलेक्शन कमीशनर, यूपीएससी सबकी याद आती है, क्योंकि सेम चीज़ है, उनका भी टेन्योर सेम तरीके से। तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ से इस तरीके से आपको मिक्स करके करना है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से ही रिमूव किया जा सकता है। यूपीएससी के मेंबर है, चेयरमैन है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। सॉरी, यूपीएससी के मेंबर्स को नहीं, आपके ये सॉरी मैं मिस कर गया, फाइन, सॉरी, इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल कमीशन, उसके लिए। ओके, तो सिर्फ जो जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज है उसमें सिर्फ यही चीफ इलेक्शन कमीशनर और सीएजी, यही दो के लिए प्रोसीजर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से ही उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूवल के लिए क्या प्रोसीजर है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है, उसके लिए इंसॉल्वेंसी ना हो या फिर उनके माइंड में इन्फर्मिटी या बॉडी में इन्फर्मिटी ना हो जिसकी वजह से वो अनफिट हो जाए, या फिर मिस प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के केस में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी होगी, उस एडवाइस के बेसिस पे ही डिसीजन लेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से जो रिमूवल होता है वो सिर्फ दो का होता है, सीएजी का और आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है ताकि याद हो जाए, सारे के सारे बॉडीज एक साथ में लिंक करके याद करना है, ठीक है। अलग अलग फंक्शंस क्या होता है, सभी का फंक्शंस क्या होता है वो भी समझना है, ठीक है। इसकी सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स क्या होती हैं? अपने आर्टिकल 149 में दिया हुआ है कि जो इसकी ड्यूटीज एंड पावर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। जो सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। इसके लिए पार्लियामेंट ने सीएजी एक्ट 1971 बनाया हुआ है। सीएजी एक्ट 1971 जो बनाया हुआ है, उन्होंने ये बनाया हुआ है ताकि उन लोगों को
सीएजी के जो पावर्स हैं और जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी वहाँ पे बता सकें। ठीक है। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ अगर आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको देख सकूं। ठीक है। देन ऑडिट, तो इसकी जो पावर्स हैं और ड्यूटीज़ हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट ने इसीलिए सीएजी एक्ट 1971 बनाया है, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स, पावर्स एंड ड्यूटीज़ उसकी बताई हुई है। ठीक है। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है इसकी जो ड्यूटी है, दैट्स ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई। सीएफआई मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, सिर्फ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनका भी, और जो यूटीज के भी ये तीन जो अकाउंट होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़, दिल्ली है एंड आपके पौंडीचेरी है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके अलग अकाउंट होते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, सॉरी, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट जो होते हैं, जो यूटीज जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी होते हैं, तो उनको भी ये सारे के सारे ऑडिट करता है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यूटी जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके सभी तीनों फंड कौन कौन से आपके, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, ये तीनों के तीनों फंड के जो एक्सपेंडिचर होता है, उस फंड से जो पैसा निकाला जाता है खर्चा करने के लिए, उन सबकी ऑडिटिंग करता है। ये चेक करता है कि वो जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है कि नहीं, ये सब चीज़ें ऑडिट करता है आपका सीएजी। ये बताता है कि जो आपके गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, ये मिसयूज ना करें अपने पावर का। जो ये पैसा आया हुआ है, पब्लिक के लिए पैसा है, पब्लिक के पैसा का मिसयूज ना करें, ये देखने का काम किसका है, सीएजी है। जो पार्लियामेंट है वो चेक करती है कि वो एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे और वो कैसे करेंगे, वो चेक करके अप्रूवल देती है, बट उसके ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिट करने का काम सीएजी का होता है। ठीक है, वो ऑडिटिंग सारे अकाउंट का करता है, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, फंड्स हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स है, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी चेक करती है, ऑडिट सीएजी चेक करता है। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें असेंबलीज हैं, उनके भी ये अकाउंट्स होते हैं, उनको भी ऑडिट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जितने भी फंड होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सारे के सारे वो उसकी ऑडिटिंग करता है सीएजी। ठीक है, एंड द सेकेंड फंक्शन इज ऑडिट ऑल अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई और अकाउंट्स भी हैं, जैसे ट्रेडिंग के थ्रू कोई अकाउंट चल रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई उसकी इंडस्ट्री लगी हुई है, या प्रॉफिट लॉस का कोई अकाउंट बनाया हुआ है उन्होंने, कोई भी अकाउंट ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री को भी लेके रखती है, तो उस सब की ऑडिटिंग करता है। पीएसयूज वगैरह होते हैं उसकी भी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, पीएसयूज में कौन कौन से पीएसयूज का करता है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो उन सब की भी ऑडिटिंग ये करता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है। जैसे अपने रफाले डील हुई थी ना, तो रफाले डील में जब ये बोला कि करप्शन के चार्जेस हैं, उन्होंने किसी तरीके से गलत तरीके से लिया है, तो उसको सीएजी को बोला गया कि आप चेक करो कि उन्होंने जो एक्सपेंडिचर इसमें बोला है, जो इस तरीके से इनको प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हुआ है कि नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सीएजी ने उसकी ऑडिटिंग की कि उन्होंने जो भी प्रोसीजर है, जो भी फॉलो किया है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट उन्होंने फिर सबमिट की। ठीक है, तो ये सीएजी की सारा काम होता है ऑडिटिंग का। ठीक है, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीएजी तो ऑडिटर जनरल का काम जो होता है ऑडिटिंग, सारे ऑडिटिंग करता है। ठीक है, थर्ड इज एनी अदर अथॉरिटी एज रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर। प्रेसिडेंट या गवर्नर को, प्रेसिडेंट गवर्नर बोलते हैं कि किसी भी अथॉरिटी का अकाउंट चेक करना है तो वो भी चेक करेगा। इसमें है कि लोकल बॉडीज का अगर अकाउंट चेक करना है किसी लोकल बॉडीज का भी, वो भी चेक करेगा। इसके लिए याद रखना, जो हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्शन कमीशन एक स्टेट लेवल पे होता है, लोकल बॉडीज के लिए होता है, ऐसा ही फाइनेंस कमीशन भी स्टेट लेवल पे होता है जो लोकल बॉडीज के लिए होता है। बट यहाँ पे सीएजी एक ही है जो लोकल बॉडीज को भी चेक करता है, वो बट किसकी, प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई रिक्वेस्ट करेगा तभी होगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है जब सेंट्रल लेवल के जो फंड होता है उनको चेक करता है, और स्टेट लेवल के फंड को होता है जब चेक करता है तो उसकी रिपोर्ट गवर्नर को प्रोवाइड कराता है। ठीक है,
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पावर इसकी ड्यूटीज होती है, जो नेट प्रोसीड्स होते हैं किसी भी टैक्स का कलेक्शन का, नेट प्रोसीड, प्रोसीड मतलब कितना कलेक्शन हुआ, माइनस नेट प्रोसीड वो होता है कितना कलेक्शन हुआ माइनस कितना टैक्स कलेक्शन में खर्चा हुआ। टैक्स कलेक्शन के लिए भी कुछ खर्चा होता है ना, गवर्नमेंट का ऑफिशियल को अपॉइंट करता है, चेक करता है, सारी चीज़ें होती है, तो उसका जो खर्चा होता है उसमें हटा के टैक्स कलेक्शन, टोटल टैक्स कलेक्शन माइनस उसमें जो टैक्स कलेक्शन में जो खर्चा हुआ है उसको माइनस करने के बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। जितना भी नेट प्रोसीड होगा उसको सर्टिफाई करने का काम किसका होता है, सीएजी। सीएजी सर्टिफाई करके बोलता है कि हाँ इतना नेट प्रोसीड हमारा आया है। तो पहले तो एक्सपेंडिचर चेक कर रहा है, अभी ये इनकम भी गवर्नमेंट की सर्टिफाई करता है। किसी भी टैक्स जो होती है वो इनकम होती है ना, गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो वो भी सर्टिफाई करने का काम किसका होता है, सीएजी का होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड फिलोसफर ऑफ पीएससी। पीएससी क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, स्क्रूटनाइज करती है सीएजी की रिपोर्ट को। सीएजी जितनी भी रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखता है, पार्लियामेंट फिर उसको पीएससी को देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। वो लोग चेक करते हैं कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से सारे एक्सपेंडिचर वगैरह प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं, कहीं पे मिसाब कहीं पे कुछ रिकमेंडेशन तो नहीं है सीएजी की जहाँ पे उनको लगता है गलत तरीके से उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। ये सारा काम कौन चेक करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, पार्लियामेंट में ही जो एमपीज वगैरह होते हैं उनको मिला के एक कमेटी बना दी जाती है, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या इसका फंक्शन होता है, किस तरीके का कंस्टिट्यूट होती है, कौन कौन इसके मेंबर बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि जो पीएससी होता है, पीएससी क्या होता है, इसकी सीएजी की रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करता है। जब वो स्क्रूटनाइज करता है तो उस टाइम पे जो सीएजी होता है वो उनको गाइड करता है, एज अ फ्रेंड वर्क करता है, एज अ फिलोसफर उनके लिए हेल्प करता है, उन जो रिपोर्ट्स होता है उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो पीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इट कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन भी करता है और उनको कंपाइल भी करता है। ठीक है, बना के सारे डिटेल्स बना के रखता है। पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रखता था, बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी से हटा दिया गया। ठीक है, अभी ये याद रखना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं करता है। ये चीज़ हमें यह चीज़ दिमाग में रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं ना ही उनको मेंटेन करता है ना ही उनको कंपाइल करता है, वो मिनिस्ट्रीज वगैरह चेक करती हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली चेक करती है सारे अकाउंट का डिटेल वगैरह जो रहता है। ठीक है, और ये 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है। 3 रिपोर्ट कौन कौन सी है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो आपका पीएससी है, पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, इनको स्क्रूटनाइज करती है। पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए ऑडिट और रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए एक दूसरी कमेटी बनती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, वो चेक करती है। तो पहली 2 जो रिपोर्ट्स हैं वो पीएससी चेक करती है, स्क्रूटनाइज करती है। पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट डालता है उसके बाद में पीएससी के पास आते हैं, पीएससी सारे स्क्रूटनाइज करता है उसको। ठीक है, तो दीज 3 रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय द पीसीएजी। वो प्रेसिडेंट को रहता है, प्रेसिडेंट फिर उसको प्रोवाइड कराता है, उसको डालता है करके। ठीक है, तो अभी इसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट क्या होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग तो आपको पता ही होता है, पीएसयूज जो पर होती है, ओएनजीसी, भेल, आईओसीएल, ये सब पीएसयूज होती हैं, तो इनका अकाउंट भी चेक करता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि जो उन्होंने खर्चा करने वाले हैं, उन्होंने एक प्रपोज्ड खर्चा निकाला है, उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, तो उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जो खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, जो पहले प्रपोज किया था उसमें अभी कितना खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर का जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट होता है जितना गवर्नमेंट का इनकम हुआ उसको फाइनेंस अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज फॉर एक्सपेंडिचर, फाइनेंस अकाउंट फॉर इनकम। ठीक है, टैक्स कलेक्शन या ड्यूटी कलेक्शन जो भी होता है वो फाइनेंस अकाउंट में आता है, उसको भी ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, जिससे मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो उसकी भी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, ओके, so this CIG plays an important role for फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उन पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सीएजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कि फाइनेंशियली तरीके से वो जो पब्लिक का पैसा है उसको गलत तरीके से यूज ना करें। ठीक है, इसलिए बहुत ही जरूरी होता है कैग का काम करना। ठीक है, और इसके अलावा ये जो भी
ऑडिट करता है वो लीगल या रेगुलरिटी ऑडिट करता है, मतलब चेक करता है कि वो जो उन्होंने पैसा निकाला है, पैसा खर्चा किया है, वो जो पैसा उन्होंने निकाला है या पैसा जो खर्चा किया वो लीगल तरीके से किया है कि नहीं, उसको रेगुलेटरी जो प्रोसीजर दिया है वो फॉलो किया है कि नहीं। इसके अलावा वो डिस्क्रिशनरी भी चेक कर सकता है, इसको बोलते हैं प्रॉपरेटरी ऑडिट। प्रॉपरेटरी ऑडिट क्या मतलब होता है कि वो ये भी चेक कर सकता है कि जो उन्होंने खर्चा किया है वो खर्चा सही तरीके से किया है कि नहीं, मतलब उसमें ऐसा नहीं हो कि उसमें गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। जैसे रफाले डील में उसने यही चेक किया था कि उन्होंने जो खर्चा किया है, जो डील की है, वो डील में इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले डील की हुई थी उसको कैंसिल करके नई डील की थी। तो ये क्लेम किया जा रहा है कि जो नई डील है उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। तो सीएजी ने ऑडिट करके फिर अपनी रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट आप गूगल पे करके मिलेगा, आपको गूगल करेंगे तो आपको सब डिटेल में मिल जाएगा। अभी सिर्फ यही है कि ये सीएजी सिर्फ ये नहीं चेक करता है कि उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है, लीगल तरीके से पैसा निकाला है कि नहीं, ये भी चेक करता है कि वो लीगल तरीके वो उन्होंने जो पैसा खर्च किया है वो विजडम मतलब अपना दिमाग लगा के अच्छे से खर्च किया है कि नहीं। बट ये चीज़ एडवाइजरी होती है, याद रखना, ये उसके मर्जी के ऊपर है, एडवाइजरी है, ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है, अपनी मर्जी चाहे तो वो यूज़ कर सकता है प्रोप्रेटरी ऑडिट को, अदरवाइज नहीं है। बट लीगल और जो आपका रेगुलेटरी ऑडिट है वो कंपलसरी है, वो उसकी ड्यूटी में आता है, उसको करना ही करना है, ठीक है। जो प्रोप्रेटरी ऑडिट है जिसमें वो चेक करता है कि वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ज़बरदस्ती ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या फिर ख़राब तरीके से तो नहीं हो रहा है, या अननेसेसरी किसी को बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है। ये जो होता है ये उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, उसकी मर्जी है करेगा, नहीं मर्जी तो नहीं करेगा। बट ये चेक करना है कि वो लीगल तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसको फॉलो करते हुए वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये उसकी लीगल ड्यूटी है जो उसको फॉलो ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सीक्रेट सर्विस में जो एक्सपेंडिचर होता है, हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं बहुत सारी, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रा है, आईबी है, इसके लिए जो खर्चा होता है उसमें ये सीएजी वो नहीं कर सकता, ऑडिटिंग नहीं करता है। जो गवर्नमेंट बोल देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है कि हमने इतना खर्चा किया है उसको ही उसको मानते हैं, उसमें कोई भी उसकी पावर या नहीं होती है, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ सर्टिफाई करता है, जो गवर्नमेंट बोल देती है उसको सिर्फ सर्टिफाई करता है कि हाँ उन्होंने इतना खर्चा कर दिया है, ठीक है, वो उसमें ऑडिटिंग नहीं करता है, ओके। हाँ, और ये कॉम्प्टर जिसका नाम देखो क्या है, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। हमने जो बात की अभी सिर्फ ऑडिटिंग की बात की, ठीक है। कॉम्प्ट्रोल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलर क्या का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर का मतलब क्या होता है। कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट जो फंड है, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड इंडिया कंटीजेंसी फंड, इनसे अगर पैसा निकालना होगा तो सीएजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट ये जो काम है सीएजी का वो हटा दिया गया है अभी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अगर कोई भी है फंड निकालना है तो उसके लिए सीएजी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सर्टिफाई करता है कितना पैसा आया करके। बट पैसा निकालने के लिए उसकी साइन की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी मोहर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कंट्रोलर वाला जो जॉब है वो अभी सीएजी काम नहीं करता है, मेनली ऑडिटिंग का जॉब करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना अच्छे से, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे, ठीक है। हाँ, जो आपके कॉरपोरेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉरपोरेशन है, उसमें जो पीएसयूज हैं, सीक्रेट सर्विसेज वो होती हैं जो आपके सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे आईबी और रा मैंने ऑलरेडी बताया, जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी। तो जो कॉरपोरेट होते हैं उनकी ऑडिटिंग के लिए सीएजी का क्या रोल होता है, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग के लिए सीएजी का क्या रोल होता है मैं बता देता हूँ। कुछ होती है कॉरपोरेट जिनका डायरेक्टली सीएजी ऑडिटिंग करता है, उसमें एग्जांपल जैसे ओएनजीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन है, इनका डायरेक्टली सीएजी ऑडिटिंग करता है, उनकी रिपोर्ट देता है करके। कुछ ऐसे होती हैं जिनका सीएजी डायरेक्टली ऑडिटिंग नहीं करता है, किसी प्राइवेट एंटिटीज से कराता है, बट अप्रूवल उनका सीएजी करता है, ठीक है। या फिर चाहे तो अगर कुछ कुछ सेक्शन का सीएजी भी कर सकता है। इसमें एग्जांपल्स में आते हैं आपके सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इनका क्या होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट से कराती है बट अप्रूवल सीएजी का करती है। बट कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्टली प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं, और अपनी रिपोर्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को देते हैं, उसमें सीएजी कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है,
ठीक है। इस पे एग्जांपल है आपका इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, लाइफ LIC है, आपका RBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर का काम होता है कि जो आपके फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अगर उसमें से पैसा निकालना है गवर्नमेंट को उसका पैसा निकालना है खर्चा करने के लिए, तो उसको CAG के साइन की जरूरत पड़ेगी अगर कंट्रोलर का जॉब रहेगा। बट ये जॉब हटा दिया गया, अब नहीं करता है CAG, अब ये काम नहीं करता है, इसको नहीं दिया गया, ये पावर नहीं दी गई है, ठीक है। ब्रिटिश वगैरह में ये पावर दी है, ब्रिटिश मतलब ये सॉरी ब्रिटेन के गवर्नमेंट में ये पावर दी गई है उनको कि अगर वहाँ पे CAG जो होता है वो CAG कंट्रोलर का भी काम करता है कि अगर उनको पैसा निकालना है वहाँ से तो उनको उनका कंट्रोलर का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर गवर्नमेंट को कोई खर्चा करना है तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट का सिर्फ अप्रूवल चाहिए होता है, पार्लियामेंट ने एक बार अप्रूव कर दिया, फिर उसको किसी के साइन की जरूरत नहीं, वो जितना चाहे उतना खर्चा कर सकता है, ठीक है। वो जो खर्चा करेगा उसकी ऑडिटिंग का काम CAG करेगा। बट अगर कॉम्प्ट्रोल का काम भी अगर देखा जाए, कॉम्प्ट्रोल के काम में क्या होगा, अगर पैसा अप्रूवल कर दिया पार्लियामेंट ने, उसके बाद में अगर उसको पैसा निकालना है तो पैसा निकालने के लिए भी उसको CAG के साइन की जरूरत पड़ेगी। बट ऐसा अभी नहीं है, याद रखना ऐसा नहीं है, कंट्रोलर का जॉब अभी CAG नहीं करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोलर का जॉब CAG नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर मेनली वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक ऑडिट रिपोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है जो CAG के ऑफिस में ही है। ये स्पेशली किसी जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं उसको हैंडल करने के लिए किया गया है, ठीक है। जैसे स्टील इंडस्ट्रीज हैं और इंजीनियरिंग जो इंटरप्राइजेज हैं या केमिकल से रिलेटेड कोई इंटरप्राइजेज हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया जो CAG के डिपार्टमेंट में ही आता है, ठीक है। तो हमने जब PSUs की भी बात की तो PSUs में 3 तरीके से ऑडिटिंग होती है, या तो एक CAG करता है, या पब्लिक एंटिटीज करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ CAG, या फिर पब्लिक एंटिटी करती है, उसकी अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट को कर देती है, ठीक है। तीनों का मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। पहला केस में जैसे ONGC हो गया, सेकेंड केस में आपका ये हो गया सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, थर्ड के केस में जैसे RBI हो गया आपका, और SBI हो गया, ठीक है। फाइनेंस का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI हो गया, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनका प्राइवेट एंटिटी ही ऑडिटिंग करती हैं, बट CAG उनको अप्रूव करता है कि कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज ऑडिटिंग कर सकती है, ठीक है। तो CAG का वहाँ पे रोल रहता है, ठीक है। और CAG चाहे तो सप्लीमेंट टेस्ट ऑडिटिंग भी कर सकता है। CAG बहुत डिपार्टमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी जो सिविल सर्विसेज में एक आपकी सर्विस भी होती है जो CAG के अंडर में काम करती है, ठीक है। वो अकाउंट एंड ऑडिटिंग सर्विस करके रहता है, वो आपके CAG के अंडर में काम करती है। उसमें उनका खुद का एक सेक्रेटरीट होता है, खुद के उसमें एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं उनमें, ठीक है। CAG के इंस्टीट्यूशन है एक, मतलब जैसे हमारा ये समझ लो UPSC एक इंस्टीट्यूशन है ना, इसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स ही बैठते हैं, इसके अलावा वहाँ पे और भी एम्प्लॉय होते हैं, सेक्रेटरीट होता है, वो सब बैठते हैं, चेक करते हैं, हर एक चीज़ चेक करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसके इंस्टीट्यूशन में मेंबर्स और मेन बॉडी की बात करें जो CAG है, CAG का इंस्टीट्यूशन है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उनका रिक्रूटमेंट अलग अलग तरीके से करती है CAG, ठीक है। उनकी जो मेजर पावर है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, now CAG is completed. So now we will go for next constitutional bodies, that's Attorney General of India. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में दिया गया है। ये प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते हैं और ये अपना ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की जब तक मर्जी होगी तब तक होल्ड करेंगे, जब प्रेसिडेंट को लगेगा इसको निकाल देना चाहिए निकाल देंगे। और सभी हमने जो भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखी है, याद रखना सभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखी है उसमें कोई भी प्लेजर पे नहीं था, सबके लिए एक कंडीशन दी हुई थी, सबको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ था कि उनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उनको निकाल नहीं सकता। बट अटॉर्नी जनरल के केस में है प्रेसिडेंट उनको अपनी मर्जी से निकाल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल रिजाइन भी कर सकता है, अपना प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके रिजाइन भी कर सकता है, ठीक है। और ये यूजली देखा गया है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तब ये रिजाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इसको अपॉइंट करता है थ्रू प्रेसिडेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एडवाइस करता है कि इसको अटॉर्नी जनरल बनाना चाहिए तभी प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, ठीक है।
सीएजी के चेयरमैन के लिए ऑलरेडी मैंने बोला ना उनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीएजी के चेयरमैन को, और उसको किस तरीके से अपॉइंट करता है, 6 साल अंडर हिज वारंट एंड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, बट उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो होता है वो अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो यहाँ पे चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ मैं, सीएजी के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो अटॉर्नी जनरल क्या था, ये बेसिकली और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देते हैं, यूजली ये देखा गया, ठीक है। बट ये कंपलसरी नहीं है, दिस इज नॉट अ कंपलसरी, ये नॉर्म है जो यूजली फॉलो होता है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिस ऑफ कंट्री होता है, सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिस होता है अपने कंट्री का। और इसके राइट्स क्या होते हैं, इसका मेन राइट होता है ये, इसका फंक्शन क्या होता है पहले ये वो समझ लेते हैं, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस करता है कि लीगल मैटर में कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं करके उसके बारे में उसका फंक्शन को समझते हैं। लीगल तरीके से एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को जब एडवाइस करेगा, जब उनको लगेगा कि ये एडवाइस गलत दे रहा है तो उसको चेंज कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसके लिए उनको प्लेजर दिया गया है कि उनकी मर्जी से प्रेसिडेंट को जब लगेगा तब मर्जी से होना चाहिए करके, ठीक है। और बेसिकली और भी इसमें और रीज़न है प्लेजर पे क्यों होता है करके, उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। जस्ट बियर फॉर सम टाइम फॉर मी विद मी, बियर विद मी, और आई विल टेल एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे तो पहला इसका जो फंक्शन होता है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में, जिसपे जो भी प्रेसिडेंट उसको बोलता है कि ये लीगल मैटर है, इस पे आप एडवाइस करो, वो एडवाइस देता है, ठीक है। और कोई भी लीगल से रिलेटेड कोई भी अगर काम है, कोई भी ड्यूटी है, कोई भी लीगल करेक्टर का ड्यूटी है जो प्रेसिडेंट ने उसको बोला है करने के लिए, वो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हैं जो पार्लियामेंट ने उनको बताया है करके जो उसको है, बट पहले उसके हम राइट्स की बात कर लेते हैं। पहला तो एक कोई भी कोर्ट में ऑडियंस का उसका राइट होता है, मतलब किसी भी कोर्ट में जाके बैठ के उसको सुन सकता है केस क्या चल रहा है, क्या केस में उस पर रीजन है, कि जो भी डिस्कशन हो रहा है केस में किसी भी कोर्ट में जाके वो बैठ सकता है। दिस इज द राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई भी हाउस, मतलब चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, काम चल रहा है करके, तो उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है। कोई भी हाउस का, राज्यसभा चाहे लोकसभा की अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और बोल भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग में भी बोल सकता है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट की कोई कमेटी बनती है, पार्लियामेंट में मेंबर्स की कोई कमेटी बनती है जिसमें उसका नाम दिया गया है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है और बोल सकता है। बट याद रखना उसमें उसमें वोटिंग का राइट नहीं होता है, ना ही हाउस में जब वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है तब भी उसको वोटिंग का राइट नहीं होता है। तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग हो या कोई भी पार्लियामेंट की कमेटी में जिसमें उसमें नाम दिया गया है, उसमें वो बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है उसकी प्रोसीडिंग में, बट वोट नहीं कर सकता, ठीक है। जो एमपीज को जो प्रिविलेज दिए गए हैं या इम्यूनिटीज दी हैं वो आपको अटॉर्नी जनरल को भी प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। एंजॉयज ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू एमपीज। एमपीज को क्या प्रिविलेज दिए गए हैं, क्या इम्यूनिटीज दी गई हैं, वो हम लोग जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो कि जो एमपीज को जो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज दी गई हैं वो आपको अटॉर्नी जनरल के को भी प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। दीज आर बेसिक राइट्स जो अटॉर्नी जनरल को प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा कुछ और हैं जो लिमिटेशन हैं जो अटॉर्नी जनरल पे दी गई हैं, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी हो सकती हैं, इसके लिए उस पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं। वो लिमिटेशन क्या है कि वो कभी भी कोई भी मीडिया फ्री नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है। कोई भी किसी भी क्रिमिनल का केस नहीं लेगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही वो कोई भी केस ले सकता है, क्रिमिनल केस ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ना ही वो एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, ना ही कोई ब्रीफ करेगा, और ना ही जब तक, और वो कोई भी मीडिया ब्रीफ तब तक नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोलती नहीं है करने के लिए, ठीक है। उसके अगेंस्ट में तो कर ही नहीं सकता, और तब तक नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोलती नहीं है करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसका किसी भी कंपनी में या कॉरपोरेशन में विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो अपॉइंट नहीं हो सकता, मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। और रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये
एडवाइस ये जजमेंट दिया था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है और आरटीआई के अंडर नहीं आता है, आरटीआई के अंडर में नहीं आते, आरटीआई एक्ट जो है उसके अंडर में नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल हो चाहे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो, ये लोग आपके आरटीआई एक्ट के अंदर में नहीं आते हैं। जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने ये बोला था कि ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ये लोग स्टेट के साथ में पिक्यूनरी रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब पैसे लेके काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफिस पे वर्क करते हैं और लीगली एडवाइस करते हैं, लीगल टर्म में एडवाइस करते हैं। तो ये दीज आर नॉट द पब्लिक ऑफिसेज नहीं है, पब्लिक ऑफिसेज नहीं है, ना ही पब्लिक एम्प्लॉय है, ठीक है। और ये डायरेक्टली सिर्फ पेक्यूनरी आपको एक रिलेशनशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बीच में, इसीलिए ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है, जब भी उनको लगता है हटाना चाहिए उनको तो हटा सकते हैं करके, ठीक है। और याद रखना ये आरटीआई के अंडर में नहीं आते हैं, ये जजमेंट है हाई कोर्ट का, ठीक है। सिमिलरली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, जो स्टेट पे आपका स्टेट पे उसके सबसे बड़ा लॉ ऑफिस होता है, और ये आर्टिकल 165 के अंडर में दिया हुआ है। सेम इसके राइट्स होते हैं, वो किसी भी जाके प्रोसीडिंग जो हाउस की, जो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग है उसमें बैठ सकता है, कमेटी में नाम होते हैं उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पीच कर सकता है। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो इतनी भी वहाँ पे वो हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कोर्ट हैं, स्टेट में जितने भी कोर्ट हैं वहाँ पे बैठ सकता है और कर सकता है करके, ठीक है। सो ऑल दीज आर ऑफ सेम फंक्शन होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स पे और लीगल एडवाइस देता है किसी भी केसेस के रिलेटेड करके, और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है जब भी कोई केस होता है, जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जैसे आपने पढ़ा है न्यूज़ में पढ़ा था ना कि किसी ने बोला है कि हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बोला कि आप इसको बताओ आके कि क्या क्या गवर्नमेंट क्यों मेजर ले रही है, माइग्रेंट वर्कर को प्रॉपर मेजर्स ले रही है कि नहीं ले रही करके, क्योंकि जो कोर्ट में जो रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो अटॉर्नी जनरल ही होता है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में वो एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल था, ठीक है। तो दीज आर द बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हमने पढ़ी अभी तक। देन नाउ वी विल स्टार्ट विद द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अभी तक किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज़ में? हमने ऑलरेडी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं वो लगभग सारी कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन से हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी? आपकी इलेक्शन कमीशन कंप्लीट किया, यूपीएससी कंप्लीट किया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कंप्लीट किया, फाइनेंस कमीशन भी, जीएसटी काउंसिल भी, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड सीएजी एंड अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। पार्ट ऑफ 7 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपका लक्ष्मीकांत में दिया गया उसमें मैंने सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 42 to 53, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो इलेक्शन से रिलेटेड है वो सारा का सारा आपको मैंने बताया हुआ। एडवोकेट वर्क्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, गवर्नर उसको अपॉइंट करता है, गवर्नर ही उसको रिमूव कर सकता है ऑन हिज प्लेजर। जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है वो इस गवर्नर अपॉइंट करता है और गवर्नर के प्लेजर पे ही वो रिमूव किया जा सकता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, ठीक है। और नहीं नहीं नहीं, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द, ही इज ओनली एक ये समझ लो कि जो आपका वकील होता है ना, ये समझ लो ये गवर्नमेंट का वकील होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का वकील होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कोर्ट्स में, ठीक है। उसके लिए उसको क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए उसको कुछ पावर्स दी गई, कुछ स्पेशल ड्यूटीज दी हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उसको इस ड्यूटी को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का वकील होता है जो कोर्ट में पब्लिश करता है। और रही बात इसको क्या ज़रूरत है इसको करने के लिए, इसको करने के लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए ये है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जो जैसे राइट्स है,
फंडामेंटल राइट्स है, उसको किसके अगेंस्ट में करते हो आप? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप पब्लिश करते हो ना, तो गवर्नमेंट का हर एक बंदा आके नहीं वहाँ बैठ सकता है, तो उसके लिए उन्होंने एक लीगल एंटिटी अपॉइंट की है, दैट्स अटॉर्नी जनरल। वो यूजुअली जो वकील होते हैं जिनके पास में नॉलेज होता है, लॉ का डिटेल नॉलेज होता है, उसी को अपॉइंट किया जाता है। वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो अगर उसके अगेंस्ट में जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन से रिलेटेड अगर इशू आता है आपको कि गवर्नमेंट ने गलत तरीके से आपके टैक्सेस लगाए हैं या उन्होंने गलत तरीके से टैक्सेस आपसे लिया है करके, तो आप वो जो केसेस करोगे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केसेस करोगे ना, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल आके रिप्रेजेंट करेगा उसको करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट का मेंबर भी आ सकता है, बट जो लीगल तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा, जो लीगल तरीके से गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट का पक्ष रखेगा वहाँ पे कोर्ट में, वो आपके अटॉर्नी जनरल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एडवोकेट जनरल है आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और ही इज़ नॉट ए अपॉइंटमेंट, वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसका, ठीक है। ही इज़ नॉट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसको कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर उसको अपॉइंटमेंट कोई दूसरे अपॉइंटमेंट देना है तो दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है उसको, कोई भी अपॉइंटमेंट दे सकती है बाद में अगर देना है करके, बट जितने टाइम के लिए अटॉर्नी जनरल होगा तो उस टाइम के लिए वो नहीं होगा। और एक ऐसा नहीं कि एक बार अटॉर्नी जनरल से हटा दिया गया तो दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा भी बन सकता है, बार बार बन सकता है उस चीज़ में, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई ये पावर नहीं है, ठीक है। वो कोई भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ठीक है। वो हमेशा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको गवर्नमेंट से रिजाइन करना पड़ेगा, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, तब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर सकता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको लिमिटेशन बताया ना, लिमिटेशन में यही लिमिटेशन है उसकी, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट अटॉर्नी जनरल भी दोबारा बन सकता है, ठीक है। बट जब अटॉर्नी जनरल होगा तब कोई दूसरी पोस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। इवन जब अटॉर्नी जनरल होता है ना, तब वो वकील के केसेस भी लड़ सकता है, अपने दूसरे क्लाइंट प्राइवेट क्लाइंट से भी केसेस लड़ सकता है, ठीक है। बट वही अगर क्राइम के केस में है तभी केसेस लड़ सकता है जब वो अप्रूवल ले, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद ही वो केसेस लड़ सकता है, ठीक है। ओके तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। इसके अलावा आप अपने लक्ष्मीकांत से पढ़िए, अगर आपको तब भी समझ नहीं आता है, आपको एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, देन आई विल टेक द लेक्चर, अदरवाइज आई विल नॉट, ठीक ठीक है। मेनली इसमें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो अभी क्या है रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2019 में दोनों एनएचआरसी एक्ट और सीआईसी एक्ट दोनों को उन्होंने चेंज किया, आरटीआई एक्ट सॉरी, सीआईसी का जो है आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट में चेंज किया है, और आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट जो है उसमें चेंजेस किए हैं। तो 2019 में उन्होंने किए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। और इसके अलावा क्या एनआईए जो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने चेंज किए हैं, 2019 में अमेंडमेंट किया था, नया उसमें चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, तो मैं चाहता हूँ वो भी पढ़ लें। सीएजी के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन यही है कि उसको इसके ऑडिटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सीएजी के लिए स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, बट यही है कि उसके पास में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके पास में बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, ऑडिटिंग के बारे में डिटेल होना। यूजुअली जो आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, वही लोग अपॉइंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, वही लोग यूजुअली अपॉइंट होते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा नॉलेज होता है, ऑडिटिंग का अच्छा नॉलेज होता है, तो वही लोग अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि दीज आर स्टेचुटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। स्टेचुटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि इन्होंने लॉ के थ्रू बनाया गया, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, लॉ के थ्रू उनको बनाया हुआ है, ठीक है। वो ह्यूमन राइट एक्ट है, उसके थ्रू उन्होंने बनाया हुआ है, ह्यूमन राइट एक्ट, उसके थ्रू उनको बनाया हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है, उसी एक्ट के थ्रू उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों स्टेट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है।
और ये क्या होते हैं, ह्यूमन राइट के वॉचडॉग होते हैं। मतलब जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, एक हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो आपके प्रोविजन में दिया हुआ है, इसके अलावा बहुत सारी ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। वो ह्यूमन राइट्स के लिए वॉचडॉग का काम करते हैं, ठीक है। वॉचडॉग का मतलब चेक करते हैं कि अपने पूरे इंडिया में ह्यूमन राइट्स का कोई कहीं पे वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत तरीके से ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में कुछ तो गलत तो नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले रही जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा हो, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा हो। तो ये सारा का सारा काम देखने का काम किसका होता है, एनएचआरसी और एसएचआरसी का, ठीक है। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जिसमें जजमेंट का कुछ पावर होती है तो उसको क्वाजी जुडिशियल बोलते हैं, और इसमें जजेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 2019 में कुछ चेंजेस किए थे, इस एक्ट में अमेंडमेंट किया था। तो वो अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया, ठीक है। तो एनएचआरसी में क्या होता है कि चेयरपर्सन होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, एक चेयरपर्सन होता था, 4 मेंबर होते थे। अभी वो चेंज करके क्या कर दिया गया, एक चेयरपर्सन है और 5 मेंबर्स है, ठीक है। चेयरपर्सन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो तो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था, 2019 में ये चीज की गई। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ये था कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही सिर्फ चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है। बट ये देखा गया कि इसको फिर इसकी वजह से क्या होती थी, प्रॉब्लम बहुत होती थी ढूंढने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाना चाहिए करके, कौन सा रिटायर होगा करके। तो उसमें सही पर्सन को एम्प्लॉय करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी गवर्नमेंट को। तो उसने उन्होंने चेंज किया 2019 में कि सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, उनके जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है चेयरपर्सन के रूप में, ठीक है। पहले 4 मेंबर होते थे, अभी 5 मेंबर कर दिए गए। उसमें जो दो मेंबर रहेंगे वो आपके जज में आएंगे। उसका एक जो मेंबर रहेगा वो तो या फिर सर्विंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो एक मेंबर रहेगा। दूसरा मेंबर क्या होगा, जो सर्विंग होगा या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड हो या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस भी आपका उनका मेंबर बन सकता है, ठीक है। जो चेयरपर्सन है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा जो 5 मेंबर रहेंगे उसका एक मेंबर क्या रहेगा, या तो वो सर्विंग जज हो या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा मेंबर क्या होगा, जो सर्विंग हो या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, 2 मेंबर और रहते थे। अभी यहाँ पे 3 मेंबर कर दिए गए हैं, जिनका स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के अंडर में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के अंडर में जिनका स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, वो पहले मेंबर 2 होते थे, उनको बढ़ा के अभी 3 कर दिया गया 2019 अमेंडमेंट के थ्रू। और उसमें एक चीज और कंडीशन रखी गई कि उसमें एटलीस्ट एक वोमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वोमेन होनी चाहिए। इन 3 पर्सन में जो सेलेक्ट होंगे उसमें आपकी एटलीस्ट 1 पर्सन होनी जरूरी है, ठीक है। तो चेयरपर्सन अभी क्या है, एक चेयरपर्सन रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे। पहले कितने होते थे, एक चेयरपर्सन 4 मेंबर रहते थे। तो ये जो चेंजेस किए हैं उसको अच्छे से याद रखना। पहला चेंजेस किया, एक मेंबर बढ़ा दिया गया है, उसमें से ये भी रख दी गई है कि एक स्पेशल वोमेन होनी चाहिए। इसके अलावा जो चेयरपर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ में रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी अलाउड कर दिए गए चेयरपर्सन बनने के लिए, ठीक है। 2019 अमेंडमेंट में ये किया गया। सिमिलरली जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें एक चेयरपर्सन रहेगा और 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है। जो आपके एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जो एसएचआरसी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। बट किसकी रिकमेंडेशन पे, 6 मेंबर की एक कमेटी बनेगी। एनएचआरसी की बात कर रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूँ। उसमें एक 6 मेंबर की कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जो चेयरपर्सन उस चेयरपर्सन का काम करेंगे, कमेटी का चेयरपर्सन का काम करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। दूसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेगा, स्पीकर जो ऑफ लोकसभा रहेगा। तीसरा क्या, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन कौन सा होता है, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है, दूसरा उसका सेकंड मेंबर होता है, जो जब आपके वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उस टाइम पे वो चेयर करता है। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसका कमेटी का मेंबर रहेगा। और लीडर ऑफ अपोजिशन का वो होता है जो मेजोरिटी लीडर है, जिसको 10% से ज़्यादा सीट है, और 10% से टोटल हाउस की 10% से ज़्यादा सीट है, और सेकंड मेजोरिटी पार्टी है। कोई भी पार्टी 10% से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उसको सेकंड अपोजिशन पार्टी है, तो उसका जो लीडर रहेगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन डेजिग्नेशन किया जाएगा,
ठीक है। तो दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के जो दोनों हाउसेस में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो इस कमेटी का मेंबर रहेगा, और होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो इस कमेटी में मेंबर रहेंगे। तो ये 6 मेंबर रहेंगे। ये 6 मेंबर डिसाइड करेंगे किसको चेयरपर्सन या मेंबर बनाना है। जिसको डिसाइड करेंगे उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, उसके लिए भी सेम कमेटी होती है, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ कुछ जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कुछ कुछ जगह, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ स्टेट्स में है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे उसके में मेंबर ऐड हो गए, अगर नहीं है तो उसके मेंबर नहीं ऐड हो गए। तो मैं दोनों कंडीशन बताता हूँ। एक कंडीशन जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पे उस कमेटी में कौन कौन मेंबर रहेगा? पहला तो चीफ मिनिस्टर रहेगा, दूसरा स्पीकर रहेगा, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, और चौथा होम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो टोटल 6 मेंबर हो जाएंगे। वहाँ पे सीएम रहेगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा, वहाँ चेयरमैन रहेगा, याद रखना, वहाँ पे चेयरमैन रहेगा, लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल रहेगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, और स्टेट होम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, स्टेट होम मिनिस्टर रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। पहले जो हमने देखा था उसमें प्रेसिडेंट अपने ही अपॉइंट करता था उसके लिए, या फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता था, बट यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि कौन सी कमेटी बनेगा, उस कमेटी में कौन कौन से लोग रहेंगे जिनको रिकमेंड करेंगे, उन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट करेंगे। गवर्नर अपॉइंट करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, और जो आपके प्रेसिडेंट है वो आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, ठीक है। पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन सकता था, 2019 के अमेंडमेंट के बाद में उन्होंने रिटायर्ड जज को भी इन्वॉल्व किया है इसमें, ठीक है, क्योंकि उनके पास में मेंबर्स कम मिलते थे, ठीक है। जो 2 मेंबर्स रहेंगे इसमें एक सर्विंग या रिटायर्ड आपका जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, दूसरा मेंबर होना चाहिए जो 7 साल से आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहा हो, ठीक है। जो 7 साल से मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो डिस्ट्रिक्ट जज का, वो मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो एक चेयरपर्सन है, 2 मेंबर्स हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है मैंने वो बता दिया आपको। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन की रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो। जो 2 मेंबर्स रहेंगे वो सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट मेंबर हो, या फिर दूसरा जो मेंबर रहेगा वो कम से कम 7 साल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका वो हो, नॉलेज हो। और ये एक मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन है, या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो, या सॉरी सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो, या फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 साल का हो। जो दूसरा मेंबर रहेगा उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसको फिर ह्यूमन राइट में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक मेंबर सर्विंग जज होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट का हो, या 7 साल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका एक्सपीरियंस हो। दूसरा मेंबर जो रहेगा उसको ह्यूमन राइट में एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो कंपोजिशन है वो बता दिया, उनकी क्वालिफिकेशन बता दी, उनका अपॉइंटमेंट बता दिया। और जो ये इनका अपॉइंटमेंट होगा वो 3 साल के लिए होगा या 70 साल की एज तक का होगा, जो भी पहले होगा। पहले जो होता था 2019 में 3 साल किया गया, पहले जो होता था पहले 5 साल के लिए होते थे वो, ठीक है। याद रखना ये चीज़, 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 5 साल की जगह पे 3 साल के लिए इनको एलिजिबल किया गया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होगा, ठीक है। और पहले ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे। री अपॉइंटमेंट के लिए मतलब दोबारा आप एनएचआरसी के चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकते, ये पहले नहीं था। 2019 के बाद में इनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। अब ये दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, याद रखना, ये दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। दोनों चीज़ों का मतलब अलग अलग है। रीअपॉइंटमेंट मतलब सेम पोस्ट पे वापस अपॉइंट होना, एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट में और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी जगह होती हैं, उस पर वापस एम्प्लॉयमेंट होना, ठीक है। तो रीअपॉइंट तो हो सकते हैं, ये अभी 2019 के अमेंडमेंट के बाद में रीअपॉइंट तो हो सकते हैं, बट कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट में, एक बार ये रिटायर हो गए तब,
ठीक है, एनएचआरसी या फिर एसएचआरसी की पोस्ट से चेयरपर्सन हो या मेंबर की पोस्ट में एक बार रिटायर हो गए, उसके बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, बट ये वापस रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट से। ये चीज याद रखना, एसएचआरसी अपॉइंट तो गवर्नर करता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, बट इनका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट करता है। सिर्फ प्रेसिडेंट इनको रिमूव करता है, चाहे एनएचआरसी हो चाहे एसएचआरसी हो, इनका रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट करता है। ये एक और के केस में होता था, याद है किसी को? किसके केस में ऐसा होता था कि जो स्टेट में बॉडी है, स्टेट की बॉडी है, बट उसका रिमूवल प्रेसिडेंट करता है? कोई बता पाएगा इसको? ऑलरेडी मैंने बताया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जब तक आप बताइए तब तक मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इनको रिमूवल कैसे कर सकता है? तो पहला तो इंसॉल्वेंट हो गए हो, उनका पैसा पे ना कर पाए, जो भी उन्होंने लोन वगैरह लिया हो। इसके अलावा उन्होंने अपने ड्यूटी ऑफ ऑफिस के बाहर किसी में पेड एम्प्लॉयमेंट लिया हो, जो ऑलरेडी हमने बताया, यूपीएससी के केस में बताया था, यूपीएससी के केस में भी सेम था। अनफिट हो, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी में, बॉडी की वजह से अनफिट हो गए हो। उनका अनसाउंड ऑफ बॉडी हो, मतलब किसी भी जो लीगल अथॉरिटी है उसने ये डिसाइड, उसको ये अप्रूव कर दिया हो कि वो उनका माइंड जो है खराब हो चुका है, अनसाउंड ऑफ माइंड हो गया है, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकती है। या फिर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गए, कोई भी ऑफेंस है उसमें वो कन्विक्ट हो गए हो, उनको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली हो, ठीक है, तब उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। और लास्ट वन इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। इसके केस में प्रेसिडेंट जो है उनको सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा इंक्वायरी करने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा, अगर उनको लगता है रिमूव करना चाहिए देन प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेगा। ठीक है, हाँ जी, किसी ने बताया नहीं कहाँ पे था जो स्टेट लेवल की बॉडी थी जिसको चेक करते थे? और याद नहीं आ रहा है किसी को? बता देता हूँ मैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही याद करना है इसको। हाँ जी हर्ष, ठीक है ठीक है, आपने सही बताया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद करना है। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसको भी अपॉइंटमेंट आपका कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है, बट रिमूवल कौन करता है आपका? सॉरी, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, बट रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इसके सैलरी अलाउंसेस जो अदर कंडीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड टू हिज डिसएडवांटेज। ठीक है, उसके डिसएडवांटेज में नहीं चेंज किया जा सकता। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो उसकी जो कंडीशन है वो फिक्स हो जाएगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, किस तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं, कि अपॉइंटमेंट में जो कमेटी बनती है वो मैंने बता दी, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है सारे मेंबर्स की वो मैंने बता दी, चेयरपर्सन एंड ऑल दिस। नाउ कम्स विद द फंक्शन ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, दोनों के लगभग सेम फंक्शन होते हैं, बट याद रखना एसएचआरसी जो होते हैं वो आपके स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसी पे एसएचआरसी काम करता है। इसके अलावा अगर कोई भी केसेस अगर एनएचआरसी हैंडल कर रहा है तो एसएचआरसी उसको हैंडल नहीं करेगा, स्टेट लेवल पे उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा। ठीक है, तो एनएचआरसी पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लेता है, एसएचआरसी आपके लेवल पे लेता है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, 2019 का जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें यह किया गया है कि जो आपके यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज का जो अदर देन दिल्ली जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको उनसे उसमें अगर ह्यूमन राइट्स का कोई भी वायलेशन का कोई केस आता है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो डिजिग्नेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो देख सकता है। पहले क्या होता था, यूनियन टेरिटरी के सारे यूनियन टेरिटरी का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता था, पर 2019 के अमेंडमेंट के बाद में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी देखता है। वो कौन सा स्टेट देखेगा, कौन सा स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसका सिर्फ अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही देखता है। ठीक है, तो 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। तो ये चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ 2019 के ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में वो मैं आपको जरूर बता दूँ। हाँ जी, मैंने बताया ना कि जो रिमूवल है दैट्स द सेम फॉर एनएचआरसी एंड एसएचआरसी। अपॉइंटमेंट का मैंने बताया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करता है। और जो कमेटी बनती है
वो कमेटी जो सेंट्रल लेवल पे होती है, जो एनएचआरसी के लिए होती है, उसमें पीएम होते हैं, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउस के, स्पीकर होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है और होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। बट जो एस एच आर सी होता है उसके लिए जो आपकी कमेटी बनती है वो डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट में है या नहीं है। अगर होती है तो उसमें 6 मेंबर रहेंगे, अगर नहीं होती है तो उसमें सिर्फ 4 मेंबर रहेंगे कमेटी में। 6 मेंबर कब होंगे? जब लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? सीएम होगा आपका, होम मिनिस्टर होंगे, स्टेट के होम मिनिस्टर होंगे वहाँ पे, और आपके स्पीकर आप लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, और चेयरमैन आप लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा, और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस का, ठीक है। बट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो उस टाइम पे उसका चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके कमेटी में नहीं होंगे, क्योंकि वो हाउस ही नहीं है तो उसके मेंबर भी नहीं होंगे कमेटी में, ठीक है। तो दोनों के लिए अपॉइंटमेंट अलग अलग है। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 5 साल से 3 साल करने के लिए, कि 5 साल में वो टाइम ज़्यादा लग जाता है या फिर अपॉइंटमेंट में दिक्कत होती है, ऐसा उन्होंने रीज़न दिया था। वो एग्जैक्ट उन्होंने रीज़न नहीं दिया था, उन्होंने बस चेंज किया था 5 साल से 3 साल, ठीक है। बार बार इनको रीअपॉइंटमेंट करना पड़ता था, इसकी वजह से उन्होंने 5 साल से 3 साल कर दिया गया, ठीक है। और जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी के लिए एक इसके जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म मैं बोलूँगा, आप लोग पढ़ना। एनएचआरसी को यूजली बोलते हैं टूथलेस टाइगर, ठीक है। टूथलेस टाइगर मतलब टाइगर तो है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट को रोकने के लिए टाइगर तो है, बट टूथलेस है, इसके बाद दांत नहीं है, किसी को बाइट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले फंक्शंस को समझते हैं। ह्यूमन राइट्स का जो अगर कहीं पे भी वायलेशन होता है तो उसको इंक्वायर कर सकता है, उसके लिए वो मोटो मतलब अपनी मर्जी से भी इंक्वायर कर सकता है। जब भी उसको लगता है कि ऐसी रिपोर्ट आई है इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो खुद से ही उनको उसको उस ह्यूमन राइट वायलेशन केस को इंक्वायर कर सकता है, या अगर कोई पटिशन फाइल करता है तो तब भी इंक्वायर कर सकता है, या कोई कोर्ट ऑर्डर करता है तब भी इंक्वायर कर सकता है। बट एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, पटिशन के थ्रू या सो मोटो के थ्रू तभी इंक्वायर वही चीज़ इंक्वायर कर सकता है जो 1 साल के अंदर में हुई हो। मतलब 1 साल के अंदर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तभी वो इसको इंक्वायर कर सकता है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वो इंक्वायर कर नहीं पाएगा। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट कम हो गई। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 साल के अंदर में जो भी केसेस हुए हैं उन्हीं को हैंडल कर सकता है, उन्हीं को वायलेशन को इंक्वायरी कर सकता है। इसके अलावा 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उनको इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये आपके एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ताकि जल्दी ऐसे एक्शन ले, इसके लिए है, ठीक है, और सब लोग जल्दी से करे करके, ठीक है। देन सेकेंड इज कि ह्यूमन राइट का कोई भी केस चल रहा है, किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी के प्रोसीडिंग से रिलेटेड इंटरवीन कर सकता है, उसमें इंटरवीन कर सकता है कि कोई भी कोर्ट में अगर ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है करके तो उसकी प्रोसीडिंग में इंटरवीन कर सकता है। ये एनएचआरसी एसएचआरसी दोनों कर सकते हैं। बट याद रखना एसएचआरसी का एरिया लिमिटेड है, ठीक है, वो एक स्टेट में ही कर सकता है। अभी यूटी को भी इन्वॉल्व किया गया है उसको, और इसके अलावा सिर्फ वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस के सब्जेक्ट जो है उसी पे ही वो इंटरवीन कर सकता है, उसी पे इंक्वायर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या है इसका थर्ड फंक्शन क्या है, वो जेल को विजिट करता है, जेल या फिर कोई डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे विजिट कर सकता है, वहाँ पे इनमेट्स जो वहाँ पे कैदी हैं उनकी कंडीशन को चेक कर सकता है। अगर वहाँ पे उसको लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए रिकमेंड भी कर सकता है कि इसमें ये चीज़ें सही करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो भी ह्यूमन्स है, इनमेट्स में ह्यूमन है, तो उनके लिए भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर कुछ होता है तो उसकी भी रिकमेंडेशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दे सकता है, ठीक है। फोर्थ वन इज ये कि जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है उनको रिव्यू करना, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, और उसमें रिकमेंडेशन देना कि किस तरीके से फर्दर और इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और फिफ्थ इज टू स्टडी इंटरनेशनल ट्रीटीज,
ये सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का काम नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज या कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह होते हैं तो उनको स्टडी करना और उसको अपने इंडिया में लागू कैसे किया जा सकता है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, इसके रिकमेंडेशन एडवाइजरी जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इसको नहीं करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वो खुद भी रिसर्च करता है और दूसरों को भी प्रमोट को मोटिवेट करता है रिसर्च करने के लिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि ह्यूमन राइट्स का लिटरेसी को स्प्रेड करना, लोगों को अवेयर बनाना ह्यूमन राइट्स के बारे में, उनका वायलेशन होता है तो किस तरीके से उसके वायलेशन को रोकने के लिए वो लोग फाइट कर सकते हैं, इन सब के लिए अवेयरनेस फैलाना का काम NHRC और SHRC दोनों का होता है, ठीक है। इसके अलावा NGOs को इनक्रेज करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकने के लिए NGOs को इनक्रेज करने का काम भी NHRC और SHRC दोनों करते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, टू टेक एनी एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन राइट, इसके अलावा कोई भी अगर उनको लगता है कि ये काम करना चाहिए ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन के लिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है। जब भी वो इंक्वायरी करते हैं तो उनके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ कि जब भी वो इंक्वायरी करते हैं तो उनका सिविल कोर्ट की पावर्स रहती है। सिविल कोर्ट्स की क्या क्या पावर्स रहती है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है कि किसी को भी बुला के वो उसको उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी भी एविडेंस को अपने पास में मंगा सकते हैं, कोई भी डाटा गवर्नमेंट से मंगा सकते हैं, ये सारी सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो सिविल कोर्ट्स की पावर्स उनके पास में होती है, ठीक है। याद रखना जो भी इनके पावर्स होती है वो एडवाइजरी होती है, ठीक है, किसी को भी ये वो वो नहीं कर सकते, कंपल्सन नहीं कर सकते, कंपल्सन नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी बात मानने का, इनकी सिर्फ एडवाइजरी होती है, रिकमेंडेशन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको मान सकती है, चाहे तो नहीं मान सकती है, ठीक है। अगर ये इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में ये 4 तरीके का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कमीशन जो होते हैं स्टेप्स लेती है 4 तरीके से। पहला तो है कि वो जो कंसर्न गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, उसको कंपनसेशन देने के लिए एडवाइजरी इशू कर सकती है, याद रखना एडवाइजरी इशू करती है, ठीक है, कंपल्सन नहीं है वहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, सिर्फ एडवाइजरी इशू करती है कि उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करो जिसके ह्यूमन राइट वायलेट हुए, ठीक है। तीसरा क्या है कि वो दूसरा क्या है कि वो बोल सकती है कि वो पब्लिक सर्वेंट जिसने गलत काम किया है, जिसने ह्यूमन राइट का वायलेट किया है या जिसने भी किया है करके उसके अगेंस्ट में केस फाइल करा सकती है, गवर्नमेंट को बोल सकती है केस फाइल करो, उसके अगेंस्ट में एक्शन लो, ये भी एडवाइजरी होती है, ठीक है। या फिर उसके अगेंस्ट में या फिर ये बोल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है NHRC SHRC जिसने भी ह्यूमन राइट का वायलेट किया है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये इंक्वायरी करने के बाद में ये एक्शंस ले सकती है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको टूथलेस टाइगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये इंक्वायरी करने के बाद में पता भी चल गया कि किसी ने गलत किया है करके तो उस पर ब्लेम नहीं कर सकता ये डायरेक्टली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि इसके खिलाफ ये एक्शन लो, बट वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। बट यहाँ पे ये रखना जो भी रिकमेंडेशन देता है अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो 1 महीने के अंदर में उसको बताना पड़ेगा कि उसने रिकमेंडेशन क्यों नहीं फॉलो की, उसका क्या रीज़न था, वो रीज़न उसको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा रिपोर्ट के साथ में, ठीक है। ये याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, भले ही टूथलेस टाइगर हो बट फिर भी उसकी रिकमेंडेशन को ना मानने का रीज़न गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर में उसको बताना पड़ेगा कि NHRC की रिकमेंडेशन हमने मानी या नहीं मानी, अगर नहीं मानी तो क्या रीज़न है, ठीक है। बट यहाँ पे भी देखना जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके मेंबर्स के खिलाफ में जो अगर वो लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो NHRC के पास की पावर्स बिल्कुल भी कम नहीं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ सकता है कि वो लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन क्यों कर रहे हैं करके, और रिकमेंडेशन दे सकता है कि क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 महीने के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है कि रिकमेंडेशन फॉलो की या नहीं की करके, और अगर नहीं फॉलो की तो उसका क्या रीज़न है करके, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी पावर्स कम है, आर्म फोर्सेस के केसेस में NHRC और SHRC की फोर्सेस पावर्स काफ़ी कम है, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो NHRC ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस काम किया है, चाहे चाइल्ड लेबर की बात को, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें या SC/STs के डेवलपमेंट की बात करें या चाइल्ड मैरिज की बात करें या फिर वर्किंग कंडीशन, फीमेल वर्किंग कंडीशन, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बॉन्डेड लेबर का अबॉलिशन,
इन सब के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। आप उसके बारे में डिटेल है ना, बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने काम किया, एनजीओज़ को इन्वॉल्व किया। इनके अलावा अपने इंडिया के अंडर में रिफ्यूज़ी लॉ नहीं है, इंटरनेशनल रिफ्यूज़ी लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है, नहीं उन्होंने हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च वगैरह किया है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा काम किया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। तो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, बट याद रखना एक लिमिटेड है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर लोगों। थोड़ा सा रह गया, सीआईसी के बारे में भी बता देता हूँ आपको और ख़त्म करते हैं फिर इसको। या शुड आई फिनिश इट, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, व्हाट डू यू से। चलो सीआईसी ख़त्म कर देते हैं, लाइट चली गई है यहाँ पे और नहीं आ रही आवाज़। ओके चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं एंड देन वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट सेशन में सीआईसी कंप्लीट होने के बाद में सीआईसी और एसआईसी जो स्टेट इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनके बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग आपका आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग 2 दिन, आप मंडे को मैं रखता हूँ आपका, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मैं आपको दे रहा हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आप सभी लोग पढ़ लीजिए, सारी की सारी जितनी भी आपकी इसमें लक्ष्मीकांत में दी हुई है। और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके रहते हैं तो आप नोट डाउन कीजिए और आप नोट डाउन करके रखिए। जब मंडे को मैं सेशन लूँगा उस टाइम पे आपके सारे के सारे क्लेरिफाई करूँगा, ठीक है। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताने के बाद में आप जो भी बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें हैं करके, तो वो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सर मुझे इसका इसका करना ही करके, मैं आपके सारे आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और आपको फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कोई क्लास नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, पॉलिटी से रिलेटेड सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट करनी है। सीआईसी और एसआईसी मैं आपको बाद में मंडे को पढ़ा दूंगा, 15-20 मिनट्स में हो जाएगा। देन आई वुड टेक योर डाउट क्लेरिफिकेशन सेशन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।